फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये मेथड ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ। ये फंडामेंटल थ्योरम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं? हेलो बच्चों, वेलकम टू राइज अ टैलेंट। मैं फिर आ गई हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी लता रावत। आज हम आने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में और साथ ही साथ हमने देखा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में, और उसके थ्रू हमने कितने इजीली किसी भी नंबर का 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सभी का एचसीएफ आराम से फाइंड कर सकते हैं विदाउट द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब बहुत ही शॉर्ट मेथड हमने पढ़ा था। ऐसे ही बहुत इजी मेथड्स मैं आपके लिए लेकर आई हूं, और आज इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे इस लेक्चर में, जिसमें अब हम देखने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक। आज के जो लेक्चर्स के मेन टॉपिक्स हैं वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम वर्ड सुन के हमेशा क्या लगता है? डर, कि भैया क्या हो जाएगा? थ्योरम आते ही भाई ये तो लैंग्वेज तो हमें आती ही नहीं है, कैसे हम इसको लिखेंगे, कैसे हम इसे पढ़ेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आराम से बहुत ही इजीली मैं आपको बताऊंगी, जो आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे सेकंड जो हम पढ़ेंगे, मेथड ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करने का हम एक मेथड पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब बात की जा रही है यहाँ पे एलसीएम की, नया वर्ड जो आ गया है। एलसीएम कैसे फाइंड किया जाए, इन दोनों का रिलेशन क्या है? क्या कोई और फॉर्मूला भी है जिससे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं? मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन बार बार करके ना हम पक चुके हैं भाई, पुराना वही तरीका, बार बार निकालो, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। और एग्जाम टाइम पे तो क्या होता है भाई, टाइम की ही कीमत होती है, फास्ट कैलकुलेशन करना होता है। तो ये जो मेथड्स हैं ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। ओके, तो जैसे कि यूक्लिड डिवीजन से हमने एचसीएफ फाइंड किया, और वो आप कर सकते हो, और उसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एलसीएम भी फाइंड कर लेंगे। एचसीएफ फाइंड हो गया तो एलसीएम भी फाइंड हो जाएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। और एचसीएफ आप यूक्लिड डिवीजन से कर लो, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज के ये 2 ही टॉपिक है, इन 2 पर ही हम पूरी जान फूंक देंगे, पूरे अच्छे से इनको हम समझेंगे। ओके, जिससे अब एक बार आप समझ लोगे ना, फिर आगे जाकर आप भूलोगे नहीं इसे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो फर्स्ट ही है हमारी थ्योरम, क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। फंडामेंटल मतलब सबके लिए एक, कहीं भी आप इसको किसी भी जगह पे अप्लाई करो वही रहेगी, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स सुना है ना, क्या होती हैं? एक मीटर है, मीटर की लेंथ जितनी होगी, वो किसी और देश में जाओ, किसी और ब्रह्मांड में जाओ, कहीं भी जाओ यूनिवर्स में, वो 1 मीटर ही रहेगा ना, तो वो फंडामेंटल यूनिट है। वैसे ही ये भी क्या है? फंडामेंटल थ्योरम, मतलब ये सभी जगह एप्लीकेबल है। ओके, चलिए सब ये बोलता क्या है, मतलब ये थ्योरम है क्या, ठीक है, इसको हम समझते हैं। Every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorized is unique apart from the order in which the prime factors occurs. बहुत ज़्यादा लंबा है, इसको पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर वापस इस पर अब आएंगे। ओके, अब आप बोलोगे भाई ये तो पढ़ा हुआ है, ये भी आप पढ़ा रही हो, जो पढ़ा हुआ है वही पढ़ा रही हो। चलो समझते हैं पहले। भैया इस बार थ्योरम है, थ्योरम में भी आपके मार्क्स आएंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ओके, चलो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ये भैया लैंग्वेज वाला हमारा काम नहीं है, हम इस पर बाद में आएंगे। हम पहले क्या करेंगे? अप्लाई करके देखेंगे कि भैया है क्या, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जब मैं 32,760 इसका अगर मैं क्या करूं? प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, करें? थोड़ा टाइम लगेगा हमें, बट करते हैं। चलो 32760 क्या है यहाँ पर? 3 नंबर आ गया हमारे पास, 32760। करें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो पीछे 0 है, 2 से डिविजिबल होगा, आराम से आपको फैक्टराइज करना आता ही है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 0। वापस 2 से, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 0। देन अगेन 2 4 जा 8, 0, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। दोबारा 5 से करते हैं हम। 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 6 7 8 9 45, 5 9 जा 45। चलो अब आगे 8 1 9 आ गया यहाँ पर। किससे सॉल्व हो रहा है ये? आराम से देखो, 5 से तो नहीं होगा, 3 से करें। 3 2 जा 6 7 8, ठीक है 3 से हो रहा है। 3 2 जा 6 7 8 21, 3 7 जा 21 एंड 3 3 जा 9। अगेन 3 से हो रहा है। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 91 किससे होगा ये? 7 से हो रहा है। 7 1 जा 7, 8 9 21,
7 3 जा 21 एंड देन 13 1 जा 13। इतना लंबा प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो अगर मैं इसको यहाँ लिखूं कैसे, 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 3 इंटू 3, 5 कितने टाइम्स है, 5, 7 कितने टाइम्स है, 7, ये हो गया, और 30। ऐसे ही लिखा जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया मैंने इसका, ठीक है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखूं तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे, ध्यान देना, क्या मैं जो 2 इंटू 2 इंटू 2 है इसको 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है, बोल दो हाँ, लिखा जा सकता है ना। नेक्स्ट 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 की पावर 2, ओके। 5 7, ये तो भाई अकेले पड़ गए यहाँ पर, तो ये तो सिंपल ही उतर जाएंगे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं इस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में ऐसे भी लिख सकती हूँ और इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, दोनों तरीके से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, सिंपल है। बस हो गई थ्योरम खत्म, यही बोला गया है इस थ्योरम में। अब पढ़ो इसको दोबारा, क्या बोला गया है, एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, कैन बी एक्सप्रेस, जिन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या बोल सकते हैं फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइज से तो किया है यहाँ पर, है ना। कोई भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस करें फैक्टराइज फॉर्म में तो कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर, मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस किया जा सकता है। और जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, जो ये फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा यूनिक। ध्यान देना, वापस वही सेम चीज है बट अब वर्ड आ गया यहाँ पे यूनिक, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बट स्टार्टिंग में हमको यार इतना नहीं पढ़ाया जाता था कि भैया तुम डिटेल में पढ़ो, हमारी छोटी सी बुद्धि, इसमें इतना सारा ज्ञान तो हम डाल नहीं सकते, इसलिए धीरे धीरे आपके लेवल को क्या किया जाता है, डेप्थ में लेके जाया जाता है, ठीक है। मतलब उसमें आपको थोड़ा सा और क्या बता देते, थोड़ा सा एक और बूंद डाल देते कि भाई ये तो पता ही है, तुमने इतना तो ले ही लिया, थोड़ा एक और बूंद भर दो। ये जैसे जग मान लो, एक तुम्हारे पास एक बाल्टी, एक कंटेनर है, उसमें पानी भर चुका है, अगली क्लास में गए तो उन्होंने बोला अरे 2 बूंद और आ जाएंगे, 2 बूंद और डाल दिया। ऐसे ही करके आपको क्या है, लेवल धीरे धीरे आपका जो नॉलेज है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। चलो बोल क्या रहे, कोई भी कंपोजिट नंबर हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, ये वर्ड ध्यान रखना, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो वो रिप्रेजेंटेशन होगा, ध्यान देना, कर तो सकते हैं, हमको भी पता है, करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा क्या, यूनिक। क्या होगा, यूनिक होगा, मतलब उस नंबर का इसके अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। क्या बोला मैंने, दोबारा इस बात को सुनना, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे इस नंबर को मैंने क्या लिखा है, ये प्राइम नंबर्स तो है, देखो प्राइम नंबर्स है सारे, और इनका प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ध्यान देना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, मतलब प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में इसको मैंने लिख दिया, ठीक है। लेकिन ये थ्योरम क्या कह रही है, लिख तो दिया, लेकिन इस नंबर का इस फैक्टराइजेशन के अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। मतलब इस नंबर को मैं इन्हीं के साथ ही फैक्टराइज करूंगी, मतलब यही इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। फंडामेंटल बोल दिया ना कि मतलब ये तो हर जगह यही मेरे पास निकलेगा। ध्यान दिया, कुछ अलग नहीं है, सब पुराना है, बस एक छोटी सी पार्ट आ गई। क्या आ गया छोटा सा पार्ट, कि ये यूनिक है। क्या है ये, यूनिक, मतलब इसके अलावा कहीं भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, इसके सीक्वेंस आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 2 5 पहले ले लिया, फिर 3 3 7 13 ले लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, मतलब आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा या इससे कम नहीं होगा। समझ में आई ये थ्योरम, कुछ भी नहीं थी, इतना सही था और ये ही समझना था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, वंस वी हैव डिसाइड दैट द ऑर्डर विल बी असेंडिंग, और अगर मैं डिसाइड कर लूँ कि भाई मैं असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखूंगी, मतलब छोटे से बड़े में ही लिखूंगी, तो ये जो ये वे होगा लिखने का, जो फैक्टराइजेशन का फॉर्म होगा वो तो यूनिक बन ही जाएगा, ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, मैं आगे पीछे कर सकती हूँ, वो अलग चीज़ है, लेकिन होगा ये हमेशा क्या, यूनिक। समझ में आया, कुछ अलग नहीं है, बहुत ही ईजी तरीके से ये थ्योरम हमने समझी है। ओके, चलिए अब ये थ्योरम आपने क्यों पढ़ी, वही क्वेश्चन,
क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों जी रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? खा रहे हैं क्योंकि भूख लग रही है, पी रहे हैं क्योंकि प्यास लग रही है। वैसे ही ये पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आगे क्वेश्चंस में आने वाले, इसी की मदद से, इसी को प्रूफ में लेते हुए, रेफरेंस लेते हुए हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब आएंगे ना क्वेश्चन, तब आप खुद बोलोगे अरे हाँ यार ये तो काम की चीज है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ये हमने समझ लिया क्या, थ्योरम कौन सी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्या था, अर्थमेटिक। चलो अब आते हैं एग्जाम्पल। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये फंडामेंटल थ्योरम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं। यहां समझते हैं क्वेश्चन क्या बोला है, कंसीडर द नंबर्स 4 n। मान के चलो कि एक नंबर क्या है, 4 n है। ओके, आगे क्या बोला है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, और n क्या एक नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n। क्या यहाँ पे कोई n की वैल्यू, कोई ऐसी वैल्यू है जहां पर 4n क्या हो जाए, किससे एंड हो, डिजिट 0 से एंड हो। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? नहीं आया तो दोबारा समझो। क्या बोला गया है, हमारे पास एक नंबर है 4n। क्या है नंबर, यहां समझो, 4 क्या है, n है। और जो ये n है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, हमको यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें बोला है कि भाई चेक करो कि n की कोई एक ऐसी वैल्यू, n की एक ऐसी कोई वैल्यू प्रेजेंट है जहां पर अगर मैं इसको ओपन कर दूं और जो भी मेरे पास आंसर आए उसकी जो यूनिट डिजिट है, वंस पर जो डिजिट है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो n की एक ऐसी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ओ सॉरी, फाइंड नहीं करनी है, क्वेश्चन पढ़ो, चेक वेदर देयर इज एनी, मतलब कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, इसको चेक करना है। जरूरी नहीं है कि है, जरूरी नहीं है कि नहीं होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बस हमको सिर्फ चेक करना है कि भाई ऐसा प्रेजेंट है तो बता देंगे, नहीं होगी तो बस बोल देंगे नहीं है भाई, है ना। यही करना है हमें। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन जब भी आपके पास आते हैं ना, सबसे बस यही होता है हम जल्दी हड़बड़ी में कर लेते हैं और प्रूफ करने लग जाते हैं, भाई निकालनी तो निकालनी है, भाई ऐसे बोला है तो निकालनी। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, बोला क्या गया है, चेक करना है। मतलब दोनों हो सकते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब मुझे n की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जहां पर इस 4n की जो वैल्यू होगी, उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो कहां पे एंड हो रही होगी, 0। क्लियर है, यूनिट डिजिट क्या होगी, 0। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए मान के चलते हैं मान के चलते हैं, लेट मान के चलते हैं, यहां पर नहीं मानना भी क्यों है, हम यहां पे मानते हैं कि अगर देयर इज अ वैल्यू ऑफ n where 4n ends with डिजिट 0। क्या बोला है कि यहां पर मान के चलते हैं कि कोई एक वैल्यू है n की जहां पर 4n की जो होगा वो n क्या होगा, डिजिट 0 होगा, और इट इज पॉसिबल व्हेन, यहां हम लिख सकते हैं इफ 4n is divisible by 5। क्यों लिखा मैंने ये, एक बार इसको मैं समझाऊंगी। दैट मीन्स the prime factorization of 4n includes 5। पहली लाइन तो समझ में आ गई होगी आपको, मुझे पता है क्या है, वही ऊपर लिखा हुआ है कि अगर चलो मान लेते हैं n की एक ऐसी वैल्यू होगी जहां पर 4n कहां पर एंड हो रहा होगा, 0 पे एंड हो रहा होगा। लेकिन मैंने यहां ये बोल दिया इफ 4n इज डिविजिबल बाय 5, मतलब ये जो कंडीशन है
ये कब होगी, जब 4n किससे डिविजिबल होगा, 5 से। भाई इतने सारे नंबर और मैं ले रही हूँ 5, ऐसा क्यों। 4 की टेबल काउंट करो, अगर चलो 4 की टेबल भी छोड़ दो, यहां पर सबसे पहले इसको समझो, 4n है, ठीक है। अगर मान के चलती हूं कि अगर 4n की n इक्वल टू क्या होता, 1 होता, तो क्या होता है इसका आंसर, 4 ही होता, 4 की पावर 1, दैट इज n की वैल्यू 2 होती, तो ये क्या हो जाता, 4 इंटू 4, है ना, 4 की पावर 2, दैट इज 4 इंटू 4। अगर n की वैल्यू 3 होती तो यहाँ पे क्या हो जाता, 4 इंटू 4 इंटू 4, ऐसा ही होता, है ना। लेकिन अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, किसी में भी जीरो नहीं आएगा। जीरो कब आएगा, जब 4 की टेबल पढ़ो। अब 4 की टेबल में ऐसे कौन से नंबर से वो मल्टीप्लाई होता है जिसमें यूनिट डिजिट जो होती है आंसर की वो जीरो आती है, कौन सी होती है, 4 5 क्या होती है, 4 5 यही होता है 20, और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 20, जीरो आ रहा है ना यहाँ पर आराम से। तो मतलब 4 को किससे मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, ताकि उसके यूनिट डिजिट में क्या आए, एक जीरो आ जाए। क्लियर है, तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा ये पॉसिबल है तब इफ 4n इज डिविजिबल बाय 5, मतलब 4 रेज टू पावर जो n है वो जब 5 से अगर डिविजिबल हो रहा है, या मैं कह सकती हूं कि उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n इंक्लूड्स 5, या फिर उसके प्राइम फैक्टर, दोनों का मतलब एक ही है, या तो वो 5 से डिविजिबल हो या फिर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या हो, 5 नंबर हो। अब ये हम चेक करेंगे कि भैया ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, यही हमें चेक करना है। बट दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई, मैम आप डायरेक्ट आंसर क्यों बोल दे रहे हो, प्रूफ तो करो। अरे भाई कर रही हूं, लिखना है हमको। बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4n इज इक्वल टू 2 की पावर 2n। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अरे ये तो पूरा मिक्स हो गया, चलो क्या लिखें, 2 की पावर 2n। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 4 इज टू पावर की क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2n। अब ध्यान दो, यहाँ तो सिर्फ 2 है, 2 का तो और कोई फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकता, मतलब 4 तो क्या करेगा, सिर्फ 2 की फॉर्म में ही जा सकता है। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या निकलेगा, 2 इंटू 2, और 2 ही है इसका। तो बिकॉज द प्राइम फैक्टराइजेशन यहां पर हम लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 इज टू पावर n इज ओनली, इज क्या है, ओनली 2 है। मतलब यहां 5 पॉसिबल नहीं है। और ये पॉसिबल कब होता, जब इसके पास प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या नंबर होता, 5 होता, और ऐसा तो नहीं है। सो यहां से रिजल्ट क्या निकलता है, सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ n वेयर 4n क्या हो जाएगा, ends with डिजिट 0। क्लियर है। अब यहां पे बस क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बस क्वेश्चन को समझना जरूरी है, क्योंकि यहां पर बोला है हमसे चेक। अगर मेरे दिमाग में आता भाई फाइंड करो, तो मैं फाइंड कर पाती, क्या आता ही नहीं आंसर, क्या फाइंड करती। तो हमेशा ही ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पूछना है भैया क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसी से क्वेश्चन करो भाई, क्वेश्चन से भैया क्या क्या बोल रहा है तू मुझे बता दे पहले, है ना। तो यहाँ पे बोला है चेक करना है, भैया चेक कर लिया भैया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉसिबल तब होता जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन पे क्या प्रेजेंट होता, 5 प्रेजेंट होता। बट हमने देखा कि यहाँ तो सिर्फ क्या है, इसका प्राइम फैक्टर ओनली क्या है, ओनली 2 है, जिसमें 5 तो है ही नहीं, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। n की ऐसी कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है जहां पर ये एंड किस पे करे, 0 पे करे। क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर फंडामेंटल थ्योरम कहां पे काम आएगी, यहां पर फंडामेंटल थ्योरम काम आएगी। क्यों अब यहां पर हमने फंडामेंटल थ्योरम जो था उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने यही तो पढ़ा था कि हर किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है। हर कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा। बिकॉज यहां पर कोई वैल्यू, बिकॉज यहां पे हम बोल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 इज 2 फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम, यहां हम लिख सकते हैं। आप चाहो मेंशन भी कर सकते हो अगर एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम द फैक्टराइजेशन ऑफ, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी कंपोजिट नंबर इज
यूनिक। गारंटी देता है ना भाई, ये नाम लिख दो कि भैया गारंटी दी है, जब कुछ खराब हो जाता है भाई, कोई डिफेक्ट निकल गया तो बोल देते देखो ये गारंटी तुम्हारी तरफ से है ना। वही सेम है कि अगर प्राइम फैक्टर क्या है 2, क्योंकि क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है भाई एक दूसरा प्राइम फैक्टर भी होगा, देख लो एक बार, लेकिन क्यों देखें भाई, फंडामेंटल थ्योरम हमसे यही तो कह रही है कि भैया और कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं है, एक कंपोजिट नंबर का एक ही क्या होगा, एक ही तरह का पूरा 5 फैक्टराइजेशंस होंगे, मतलब इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है, यूनिक होगा वो। ओके सो इस तरीके से आप क्या करोगे, थ्योरम के थ्रू, थ्योरम क्या कर रहा है अब यहाँ पे, आंसर हमारा अभी भी कंप्लीट नहीं था जब तक हम ये नहीं अप्लाई करते, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता था, अगर ये थ्योरम ही नहीं होती तो यहाँ पे क्वेश्चन यही अराइज होता, भैया और भी होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, एक दूसरी तरीके से करो, तो बस वही जो था क्वेश्चन वो इसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, भैया ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ओके चलिए, तो इस तरीके से क्या होगा, हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अब आते हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, लेकिन यहाँ तो सिंपली बोल दिया भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर दें, चाहो तो करो भैया, यूक्लिड डिवीजन ही बेस्ट है मेरी तरफ से तो मानो, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन में जो बोला गया है हम उसी की तरीके से करेंगे, ध्यान देना, ठीक है। जब भी जो क्वेश्चन की जब बात आती है, जब समझने वाली बात है, जब कॉन्सेप्ट वाली बात है तब तो ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन जो बोल रहे हैं ना उसी के अकॉर्डिंग करो, भैया मार्क्स तो यही देने वाला है। ओके एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो अगर मैं प्राइम फैक्टर्स निकालूं, प्राइम फैक्टर्स of 6 and prime factors of 20, 6 के निकालो क्या होगा, 2 3 जा 6, 20 के निकालो 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, सही है, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, सही है बिल्कुल, ठीक है। अगर मैं इनका एचसीएफ फाइंड करूं, एचसीएफ क्या लूंगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर कौन कौन से निकाल दिए, कॉमन कौन से, ओनली क्या है कॉमन 2 है, और उसमें भी हाईएस्ट क्या होगा 2, मतलब क्या हो गया एचसीएफ 2। एलसीएम की मैं बात करूं तो एलसीएम भी निकाल लो भाई, क्या होगा जो हाईएस्ट होगा 2 की पावर 2, 3 and 5, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं यहाँ पर उनकी हाईएस्ट पावर ले लो। देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ओनली 2 की पावर 2 है, यहाँ तो 1 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट पावर लेनी है, 3 की एक ही है, 5 की एक ही है, सॉल्व कर लो इसको, क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है, 5 4 जा 20 एंड 3 2 6, 60, तो मेरे पास एलसीएम क्या आ गया 60 और यहाँ आ गया 2। अब इसी क्वेश्चन करने का क्या मतलब है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा हुआ है, दोबारा क्वेश्चन क्यों दे दिया, क्यों पढ़ रहे हैं, बस हमारा जो दूसरा टॉपिक था आज का, फंडामेंटल थ्योरम हमने पढ़ ली भैया, उसका एप्लीकेशन भी हमने देख लिया, लेकिन दूसरा क्या था, फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ, दोनों को फाइंड करना है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करूंगी, मैं आपको तरीका बताऊंगी, ये तो हमने पुराने मेथड से किया है। अब आप यहाँ पर चीज करो, एक नोट, नोटिस करो क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ तो हो रहा है जो छिप रहा है, यहाँ पर इस चीज को नोट करना, ठीक है, नोट नहीं चिपकाना है, ठीक है, नोट, ठीक। यहाँ पर ध्यान दो, मेरे पास ये जो नंबर है इसको मैं ए बोल दूं, इसको मैं बी बोल दूं, ठीक है, इन दो नंबर्स का मैं एचसीएफ एलसीएम निकाल रही हूँ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट मैं कर रही हूँ, प्रोडक्ट करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, 6 2 जा 12, 120 आ रहा है, ठीक है ना, क्या आ रहा है 120 आ रहा है, और यहाँ एलसीएम और एचसीएफ का भी मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आ रहा है 6 2 जा 12, 120, मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये बन गया हमारा फॉर्मूला, मतलब ये हो गया रिलेशन। क्या आ गया यहाँ पर, क्या बोला गया है यहाँ पे कि जो भी दो नंबर हैं जिनका हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल ही आएगा। मतलब अब इस फॉर्मूले में अगर एचसीएफ आपको पता है तो आप एलसीएम फाइंड कर सकते हो, एलसीएम पता है तो एचसीएफ फाइंड कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये 4 मेरे पास आ चुके हैं, इसको अगर मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूं तो ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, क्लियर है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ से जनरेट किया है। ओके सो यहाँ पर आप देख रहे हो, नोटिस करो, मेथड हमने पुराना वाला ही लगाया है, लेकिन वहां से हमने नया तरीका निकाल दिया। अब मतलब क्या हो गया, जब भी आपके कोई दूसरे क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको इस तरीके से एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है, तरीका अपनाओ। कुछ भी एक चीज पता है, एक चीज ही गायब है, बाकी सब पता है, तो भैया निकाल दो,
ये फॉर्मूला लगाओ सिंपल। जिन भी दो नंबर्स का हम एलसीएम या एचसीएफ निकाल रहे हैं उनका जो प्रोडक्ट होगा वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के हमेशा इक्वल ही होगा। अब तरीका, भैया एचसीएफ तो आप देखो दो नंबर आपको पता होंगे, एचसीएफ जो होगा वो यूक्लिड डिवीजन से निकाल लो जल्दी से। एचसीएफ फाइंड होते ही ये दोनों फाइंड होते ही एलसीएम फाइंड कर लो, एचसीएफ को ले जाओ इधर और सीधे क्या फाइंड कर लो, एलसीएम। क्लियर है बिल्कुल। सो ये एक फॉर्मूला हमने यहाँ से जनरेट किया है। क्लियर है बिल्कुल। बस यही यहाँ पर फाइंड हमने किया था कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ को। प्राइम फैक्टराइजेशन तो है ही, कुछ नहीं होगा तो वो तो करोगी, लेकिन अगर टाइम बचाना है तो भैया जो मैं बता रही हूँ उसे करते जाओ, आराम से टाइम बचेगा। ओके चलिए अब यहाँ पर चलो, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन, करना तो उसी से चाहिए, लेकिन मैं आपको करके दे रही हूँ किससे, मेरे मेथड से, यूक्लिड डिवीजन से। करें एक बार ट्राई तो करते हैं, क्या जा रहा है। ठीक है चलो, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस बाय प्राइम, यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है, आप चाहो प्राइम फैक्टराइजेशन से करो मैं, लेकिन आपको तरीका देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने कर लिया अभी इससे पहला वाला क्वेश्चन, एक बार हम यूक्लिड डिवीजन से करते हैं, देखते हैं जल्दी से कैसे आंसर आता है। ओके सबसे पहले दोनों नंबर क्या है मेरे पास, यहाँ पर 404, क्या नंबर है 4, क्रॉस कर दिया हमने। चलो नंबर है हमारे पास एक तो यहाँ पर 96 और एक है हमारे पास 404, 404 लिख दो अंदर, यहाँ लिख दो 96। कितने टाइम कैंसिल होगा, 96 से करो, कितने टाइम कैंसिल हो सकता है, 6 4 जा 24, 9 4 जा 36, 37, 38 और 96 5 जा 5 6 जा 30, 9 5 जा 45, 46 47 48, 480 बड़ा आ रहा है, मतलब कितने टाइम कैंसिल हो रहा है ये, 4 जा 384, 4 टाइम कैंसिल हो रहा है, कितना 384, माइनस करो 0, 10 में से यहाँ पर 8 गए तो 2, मतलब बचा 20। अब यहाँ से ही मेरा कौन सा दूसरा डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 96 और 2 से कितना होता है, 2 4 जा क्या आ जाएगा 80, क्योंकि 2 5 जा 10 100 होता है, 25 जा 100 होता है, 24 जा 80, माइनस क्या कितना बचा हमारे पास यहाँ पर, 6 में 0 गए 6, 9 में से 8 गया तो 1, 16 बचा। दोबारा यहाँ पर हमारा दूसरा डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, अब 20 को नीचे अंदर ले लें क्योंकि अब तो डिवाइड होगा नहीं ना, ध्यान देना कितनी जल्दी करना है, 16 1 जा 16, कितना बचा 4, वापस से नीचे रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है और 0 भी नहीं है, 0 तक लेकर आना है, 16 कितने टाइम्स 4 4 जा 16 और ये आ गया 0। एचसीएफ अब आपको आराम से पता चल जाएगा, बता दो जल्दी से मुझे, एचसीएफ बताओ जल्दी क्या होगा। एचसीएफ नीचे रिमाइंडर से पहला जो डिवाइजर होगा, तो मेरा जो एचसीएफ आया, एचसीएफ क्या आ गया 4 आ गया, एचसीएफ ऑफ ये दोनों नंबर 96 और 404 क्या आ गया मेरे पास 4 आ गया। अभी कहाँ आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते, कॉमन निकालते, हाईएस्ट निकालते, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। और अभी हमने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला क्या था, A into B is equal to HCF मल्टीप्लाई विद LCM, यही था फॉर्मूला। बस क्या करना है, हमें फाइंड करना है, चलो करते हैं। क्या क्या पता है, ए भी पता है, ये रे ए ये रहा बी, ठीक है। ए और बी कितना है 96 इंटू 404, ठीक है। और यहाँ पर एचसीएफ हम निकाल चुके हैं, क्या है 4, एलसीएम हमें फाइंड करना है, उसको मैंने यहाँ लिख दिया, देखो यूक्लिड से निकाला वहां पर लिख दिया। चलो आगे करते हैं। एलसीएम यहाँ से क्या निकलेगा, 96 इंटू 404 अपॉन नीचे आ जाएगा 4, ये कैंसिल करेगा 101 टाइम, देन 96 करो, इसको क्या आ रहा है 96 आ जाएगा, देन यहाँ 0 0 देन यहाँ 96, क्या सॉल्व हो रहा है 96, ये आ गया मेरे पास एलसीएम। समझ में आया, ऐसे आप कर सकते हो बहुत इजीली। और ये फॉर्मूला इसीलिए बना हुआ है कि अगर आपको कोई 3 नंबर पता है और चौथी आपको फाइंड करनी हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको ये दोनों गिवन हो, इनमें से एक ही नंबर गिवन हो, तो दूसरा नंबर भी आप इस मेथड से, इस फॉर्मूले से आराम से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बिल्कुल। इसलिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, यूक्लिड डिवीजन लेमा भी पढ़ा, ताकि आपका जो कैलकुलेशन का तरीका है, आप बदल रहे हो, आप बड़े हो गए, अब क्या पुरानी चीज़ें हमें करनी है तो उसको भी आप क्या कर दो, अपडेट कर लो। ओके चलिए, सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है, लेकिन ये चैप्टर अभी एंड नहीं हुआ है,
ठीक है, अभी हम और भी चीज़ें यहाँ सीखेंगे जिसमें रैशनल और इरेशनल। अब जो आपका नेक्स्ट जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस है वो उसी टॉपिक से है, जो कि है रैशनल और इरेशनल। मतलब कोई नंबर रैशनल है तो क्यों है, इरेशनल है तो क्यों है, उसका प्रूफ हम यहाँ पे देखेंगे, थ्योरम्स भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम एक और थ्योरम इसमें देखेंगे कि कौन सी थ्योरम है वो क्या कहती है। बहुत आसान है, कुछ अलग नहीं होगा, जैसे हमने इसको आराम से पढ़ लिया वैसे ही उसको भी हम समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।